नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से आप सभी लोग पढ़ाई करते होंगे, पढ़ रहे हैं सही से। सभी लोग अपने दोस्तों यारों को भी बता दीजिए कि जुड़ जाएं लोग और अच्छी तरह से तैयारी कर लें। आप देख रहे हैं 3-4 दिनों से क्लास जो चल रहा है उसमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और ताकि जो समय निर्धारित है उसी समय में कोई टॉपिक छूट न पाए, इतना हमारा पूरा प्रयास है कि हर एक टॉपिक का हर एक आर्टिकल्स या हर एक तरह के प्रश्न बता दें अधिक से अधिक, ताकि आपको जानकारी या रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। समय तो कम है हम लोगों के पास, इसी समय के अनुसार ही समाप्त करना है, तो बहुत डिटेल से हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे और बहुत डिटेल से पढ़ने के लिए समय हमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जानते हैं कि हम रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहे हैं 20 जुलाई तक, या 20 जुलाई के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। आपके दोस्त यार जितने भी हैं, नए लोग जो IIT पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे बता दीजिए कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। हमारे यहाँ जो है आप जानते हैं कि 1-2 साल नहीं बल्कि सन 2002 से ही हम पॉलिटेक्निक की तैयारी करवा रहे हैं, और आज तक में लगभग कम से कम नहीं तो 8-10 हजार 20 हजार लड़कों को हमने पढ़ा दिया IIT पॉलिटेक्निक के लिए। और कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां पर हमारे पढ़ाया हुआ कोई छात्र जेई न हो, और कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जहां पर टॉपर लड़का हमारा न हो या हमसे पढ़ा न हो। तो वहां पर जहां पर भी हर कॉलेजों की जानकारी हम लोगों के पास पहुंच आती है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हर कॉलेज में छात्र ज्यादा से ज्यादा रहते हैं और अच्छे रैंक वाले रहते हैं, घटिया रैंक वाले नहीं, किसी तरह घसीट मसीट कर नहीं। हाँ, हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने वालों के साथ रहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कतरा ही नहीं होता है। आप भी हम उम्मीद रखेंगे कि मेहनत इसी स्तर से करेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। इधर केवल 1 महीने का समय है, और यही 1 महीना आप अगर सही ढंग से पढ़ लिए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, जो आप उम्मीद नहीं रखते होंगे। इधर 3-4 महीने से आप जो पढ़ नहीं पा रहे थे, इधर 1 महीने में ही इतना आप पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि माँ बाप भी खुश हो जाएं। जब आपका रिजल्ट आए तो देख कर खुश हो जाए। आपके पास मौका है और आप उनको खुश कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये समय आपके हाथ से निकल जाए। आप पूरी तरह से तन मन धन के द्वारा लग जाइए और तैयारी पे जुट जाइए, और पूरा एकदम एक तरफा केवल एक सूत्री कार्यक्रम सिर्फ तैयारी करिए, बाकी किसी भी चीजों पे आप ध्यान न दीजिए। आपको पूछने वाले इस समय बहुत लोग मिलेंगे, दुलार भी करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आप असफल हो जाते हैं या आप सफलता पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, उस दिन यही लोग आपसे दूरी बना लेंगे, यही लोग आपसे दूरी बना लेंगे जो आपको रोज प्यार करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि आओ भैया आओ चला घूम लिया जाए, तो आप घूमने चले जाते हो। यही लोग आपके पीठ पीछे जो है आपकी बुराई करेंगे। लेकिन आज अगर आप किसी के साथ मत रहिए, किसी के साथ समय मत दीजिए। वैसे भी लॉकडाउन है, एक अच्छा सा बहाना है, किसी से मिलना नहीं है, फिर भी आप मान नहीं पाते हो, जरूर जाते हो किसी न किसी से मिलने के लिए। फोन पर लगे रहते हो, व्हाट्सएप करते रहते हो, फेसबुक पर चैटिंग करते रहते हो। छोड़ दो ना, ये सब छोड़ दो। किसी से नाता मत रखिए, कोई भी व्यक्ति से नाता मत रखिए। सिर्फ माँ बाप ही आपके साथ हैं और माँ बाप ही आपकी सफलता से खुश रहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके सफल होने पर खुश नहीं होता है, यहाँ तक कि आपका दोस्त भी, आपका रूम पार्टनर जो आप पार्टनर बनाकर रखे थे, वो भी जिस दिन रिजल्ट निकलता है और आप अगर अच्छे रिजल्ट से निकल गए तो उसके भी मन में ठेस पहुंच जाता है। और आपके पट्टेदारियों में तो इतना जलन हो जाता है कि पूछिए ना। आप जैसे ही आगे निकलेंगे सब लोग जलन के भाव से देखने लगते हैं, और एक दिन समय आता है कि आपका भाई भी आपको जलन के भाव से देखने लगता है। भाई नहीं देखेगा, भाई की वाइफ आएगी वो देखेगी, और एक दिन दूरी बन जाएगा, सबसे दूरी बन जाएगा। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होता है आपके जीवन में जो खुश होता है। 2 व्यक्ति मान के चलिए, एक होता है पढ़ाने वाला अध्यापक और दूसरा होता है माँ बाप।
माँ बाप ही आपके सफलता में हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन दुनिया का कोई व्यक्ति सफलता में खुश नहीं रहेगा। आपका आप अच्छा रिजल्ट निकालिए, माँ बाप को खुश करिए, कितना खुश हो जाएंगे, आपको आत्मा से आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब वो खुश नहीं होंगे, जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो उनको कितना दुख पहुंचेगा। पैसा भी खर्च कर रहे हैं आपके, हर जब भी आप कहते हैं पैसा तुरंत देते हैं कि लो पढ़ लो, आप ये कर लो, और आप अच्छा रिजल्ट न दे पाओ तो फिर बेकार है, सारा कुछ बेकार है आपके लिए। और आप अगर अच्छा रिजल्ट दे लोगे, पढ़ लोगे अच्छा से, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो आपका नुकसान थोड़े होगा, आपका लाइफ बन जाएगा और आप अपना जीवन अच्छी तरह से आगे का सब भविष्य काट लोगे। आपको यकीन नहीं होगा, हम सन 2008 की बात बता रहे हैं, सन 2007 और 8 की बात बता रहे हैं आप लोगों से कि उस समय 2 ऐसे शिष्य थे जिन्होंने दो बकरी बेचकर अपना फीस जमा किया था। 2 बकरी बेचकर फीस जमा किया था। जितना भी टेस्ट होता था उस समय, किसी भी टेस्ट में वे लोग जो है कोई रैंक नहीं आते थे, इतने गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। आप समझ सकते हो कि 2 बकरी बेचकर फीस जमा करने वाला व्यक्ति जो है कितना अमीर होगा और कितना पढ़ाई में आगे रहा होगा। लेकिन 1 जनवरी को इसी तरह जैसे हम स्पीच दे रहे हैं, ऐसे ही जब हमने दिया स्पीच, पता नहीं क्या उनके अंदर लग गया, कौन सी बात लग गई कि माँ बाप को हमें खुश करना है, और वो इतना ठान लिए। 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी को हमने लेक्चर दिया था और उस दिन उनके दिल में इतना ठेस पहुंच गया, इतना चोट पहुंच गया कि उसी दिन से उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब हम चाहे जो हो जाए रैंक अच्छा ला के रहेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा कि उस साल जो है इतना बेहतर रिजल्ट बना था हम लोगों के यहाँ से कि रैंक 1 से लेकर रैंक 50 तक के बीच में केवल 2 ही 4 ऐसे लोग थे जो अदर जगहों से पास करने वाले थे। बाकी सभी लोग हमारे संस्थान से, हम जहाँ पढ़ाते थे वहीं से पास किए थे। फर्स्ट रैंक से लेकर 50 रैंक के बीच में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं था, किसी भी संस्थान का नहीं था। आप इलाहाबाद में पता करवा सकते हो आसानी से। राजकुमार पटेल और राजकुमार, दोनों ही राजकुमार ही थे। जब रिजल्ट आया तो पता चला, उनसे संपर्क किया गया तो वो किसी दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहे थे, जाकर धान लगा रहे थे, दूसरे के खेत में धान लगा रहे थे। यही समय था धान लगाने वाला और इसी समय रिजल्ट आया था। आप अंदाजा लगा लो कि कितने होंगे। और आज आप यकीन नहीं करोगे, फर्स्ट रैंक उस समय लाया था और 3rd रैंक लाए थे। जो लड़का फर्स्ट रैंक पॉलिटेक्निक में लाया था, जब IERT का रिजल्ट आया तो वही लड़का 3rd स्थान पे था, और जो लड़का 3rd स्थान पॉलिटेक्निक में लाया था वही लड़का IERT में 1st रैंक पर था। यही नहीं, केवल 2nd रैंक का स्थान हमारे यहाँ का नहीं था, नहीं तो बाकी सारे लड़के जो है हम लोगों के यहाँ से ही थे। और आप अगर सही ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा रैंक ला देंगे, इसमें दो राय नहीं होगा। हमें तो नहीं लगता है कि जिस कंडीशन में वो लोग पढ़े होंगे उस कंडीशन में आप लोग हैं। आप बहुत बेहतर कंडीशन में हैं, लेकिन आप अगर नहीं चेत पाए, अगर आप भी चेत नहीं पाए, आप नहीं सही ढंग से पढ़ पाए, तो फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे जो करिए। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है, आपका बुद्धि कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मन के प्रति मन जो जैसा कह रहा है वैसा ही आप कर रहे हैं। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, मन तो कहेगा कि आप खूब घूमिए, ऐसो आराम करिए। सोने के लिए मन खूब करेगा, खूब सोइए। तो आप जानते हैं कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। अरे इधर तो केवल 1 ही महीना है, 30 दिन है, 25 दिन है। जबरदस्त मेहनत कर लीजिए ताकि जो है अच्छा रिजल्ट बन जाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जिला टॉप कर देते हैं, यूपी टॉप कर देते हैं। बताइए, यूपी टॉप कर दिया आप तो आपका रिजल्ट में पेपर में आएगा नाम, कितना माँ बाप देखकर खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। अंदर से आपकी आत्मा क्या कहेगी। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके प्रति आप सोचिए ना, आप ही मौका है ना, चुकाए क्यों चुक रहे हैं आप। तैयारी करिए, जबरदस्त तैयारी करिए, हम लगे हुए हैं। कोई भी चीज बाहर का नहीं आएगा, कोई भी चीज बाहर का नहीं आएगा। जितना हम बता रहे हैं इसी स्तर की तैयारी करिए। इससे कठिन पढ़ने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। बहुत ज्यादा कठिन पढ़ेंगे, किसी भी चीज में रिसर्च करने लगेंगे तो आप उलझ जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, फिर तैयारी हो नहीं पाएगी। इसलिए आप अच्छी तरह से तैयारी करिए। आइए, हम लोग जो है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे सदिश, और कल पढ़ा था हमने
अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और उससे कुछ न्यूमेरिकल भी लगाया था। आज आइए हम लोग देख लेते हैं सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल क्या होता है, जरा उसे हम आपको काल्पनिक चीज बताते हैं। जैसे देखिए ये है 2, अगर इसका गुणनफल करेंगे तो ये देखिए ये ऐसे, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, किधर से हो कोई मतलब नहीं है। ये 2 वेक्टर है, एक इधर है और एक इधर है, इनके बीच का कोण आप देख रहे हैं 90 अंश नहीं है, इस तरह नहीं है कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। लेकिन जब इस पर गुणा करेंगे, इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो जो ये संपर्क हो रहे हैं, जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों पर लंबवत यानी ये ऐसे जो इस तरह का होगा, जो लंबवत होगा, इसी को जो है दिखाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जैसे ये एक तल है, एक तल है, ये इस पर मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो मिल रहा है इसी पर लाइन खींच दें तो यही जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सदिशों का सदिश गुणन होता है। सदिश गुणन जब आप करेंगे, ए वेक्टर है और एक वेक्टर है बी, और इनका जब सदिश गुणन करेंगे तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए कि थीटा बराबर यदि 0 है तो थीटा अगर 0 है तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि अगर ये थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान 1। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ए इंटू बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ए और बी के लिए। परंतु जो ये वेक्टर निकलेगा ये भी एक वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि अगर सपोज दैट ये हम ए क्रॉस बी अगर लिखते हैं तो ये मान लें कि के आता है या पी आता है तो ये भी एक वेक्टर ही होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये भी वेक्टर होगा, परंतु जो ये वेक्टर पी है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर पी जो है ए व बी दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, दोनों पर 90 डिग्री के साथ होगा। क्या पी कौन कौन से सदिश के साथ, ए और बी के साथ। अब जरा समझिए कि अगर ये 90 डिग्री के साथ ही होगा हमेशा, तो जरा देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो एक्स पर आई होता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और इस पर जे होता है यूनिट वेक्टर, और इस पर के होता है इकाई वेक्टर, इकाई सदिश। अब देखिए जब आई क्रॉस जे लिखेंगे, आई क्रॉस जे, ध्यान समझिएगा, आई क्रॉस जे, तो जब आई क्रॉस जे लिखेंगे तो आई क्रॉस जे तो इस पर लंबवत के होगा ना, तो ये आएगा के। जरा आप समझ लीजिए यहाँ पर कि यदि सपोज है, जरा इसको लिख लीजिए जरा जल्दी से, पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे निकले। देखिए ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तब ए क्रॉस बी बराबर, ये थीटा बराबर 0 होगा तब लिख लीजिएगा ऊपर। यदि थीटा बराबर 0 हो तो पहला शर्त में यदि थीटा 0 हो तो ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी साइन 0, यानी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। दूसरा थीटा बराबर 90 अंश हो तो ए क्रॉस बी बराबर ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 अंश, यानी ए इंटू बी हो जाएगा। उसका परिमाण आएगा, लेकिन दिशा क्या होगा, दिशा इन दोनों पर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। हो गया, लिख लिए। चलिए अब यहां पर लिखिए, ये लिख लीजिए ए क्रॉस बी बराबर पी, यानी पी भी वेक्टर है, ए और बी भी वेक्टर है। तो ये पी जो है ए और बी दोनों पर क्या होगा, 90 अंश पर होगा, दोनों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
दोनों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यूनिक वेक्टर के लिए आते हैं। यूनिक वेक्टर आई जे के देखिए, यूनिक वेक्टर आई जे के, आई के ऊपर कैप लगाइएगा, जे के ऊपर कैप और के ऊपर कैप। ठीक है, तो जरा यहाँ समझिए, ये है सर्किल और चक्री क्रम में चलते हैं। पहले यहाँ पर आई लिखिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा जे, इसी तरह चलेंगे, उल्टा नहीं, और यहाँ पर लिखेंगे के। ठीक है, अब देखिए आई क्रॉस जे, यहाँ पर लिखेंगे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो आई और जे जब लिखेंगे तो बचेगा क्या, के। इधर से चलेंगे तो प्लस लिखेंगे, तो यहाँ बचा क्या है, के, तो यहाँ पर लिखेंगे ये के आएगा। अच्छा, जे क्रॉस के, देखिए यहाँ पर जे क्रॉस के, तो यहाँ पर जे क्रॉस के, तो बचा क्या है, आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। अब के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, जब के और आई का गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या, जे। क्या लिखेंगे, जे। अब अगर इसी को पलट दें, यानी उल्टा चलें, इसका मतलब ये है कि आई क्रॉस के लिखें, आई क्रॉस के। देखिए अब उल्टा चले, इधर से चल रहे हैं, तो लिखेंगे जे बचा है तो माइनस जे लिखेंगे। ठीक है, अब के क्रॉस जे, तो बचा क्या है, आई, तो प्लस आई नहीं लिखेंगे, माइनस आई लिखेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं। अब जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई है तो क्या लिखेंगे, माइनस के। देखिए ये उल्टा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह से लिखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे तो धनात्मक। ठीक है, और जब आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, या के क्रॉस के हो, तो जीरो लिखेंगे। याद रखिएगा, क्या लिखेंगे, जीरो। लिख लीजिए जरा इसे। इसे लिख लीजिए। हो गया, बोलिए, लिख लिए। जैसे चलिए मान लेते हैं एक वेक्टर है ए, जो है लिखा है 3i + 2j + 4k, और एक वेक्टर है बी 2i - 3j - 5k, और a क्रॉस बी आपको ज्ञात करना है, a क्रॉस बी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए a क्रॉस बी हम लोग निकालते हैं, निकाला जाए। a क्रॉस बी निकालने के लिए पहले लिखेंगे क्या, 3i + 2j + 4k, और गुणे क्रॉस, यहाँ पर लिखेंगे 2i और 3j और -5k। चलिए अब हमें क्या करना है, ध्यान समझिए कि अब i का गुणा करेंगे i में, तो i क्रॉस i, तो i क्रॉस i के लिए तो जीरो होगा, j क्रॉस j के लिए जीरो, k क्रॉस k के लिए जीरो, तो उसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, i क्रॉस i तो जीरो। अब i का j में देखिए i क्रॉस j, 3 दूना के, तो 3 3 के 9, तो -9 लिखेंगे यहाँ पर। i क्रॉस j, i का j के साथ, चलिए i का j के साथ गुणा करेंगे तो k धनात्मक आएगा, तो यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ k लिख दें। i क्रॉस j के जगह पर k लिखेंगे। अब इस i का गुणा करेंगे k में, तो माइनस है, ये प्लस है, तो -15 लिखेंगे। और i क्रॉस k, तो चलिए i क्रॉस k, तो j लिखेंगे तो -j लिखेंगे ना, उल्टा चल रहे हैं, तो -j, तो यहाँ पर लिखेंगे -j। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, j का गुणा करेंगे इसमें i में, तो 2 दूना के 4 + 4, और j क्रॉस i, तो j क्रॉस i गुणा करेंगे तो -k आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -k।
के। ठीक है, अब चलिए जे का गुणा जे में होगा 0 आ जाएगा, जे का गुणा के में तो 2 गुणे 5 माइनस 10 और जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस आई आएगा, यानी यहाँ पर 10 आई। ठीक है, अब चलिए अब के का गुणा आई में होगा 4 दुना के 8 तो 8 के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई क्लॉकवाइज है तो जे लिखेंगे जे। ठीक है, अब के का गुणा जे में 4 के 12 माइनस 12 है और के क्रॉस जे देखिए के क्रॉस जे तो के पहले बाद में जे तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे तो देखिए के वाले को जोड़ घटा दें, आई वाले को पहले लिखें फिर जे को लिखें फिर के को। चलिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 12 आई। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते हैं 9 के और माइनस माइनस प्लस 15 जे माइनस 4 के और माइनस 10 आई और प्लस 8 जे और माइनस नहीं प्लस 12 आई। चलिए आई को पहले माइनस 10 आई है प्लस 12 आई है तो हो जाएगा 2 आई प्लस। ठीक है, जे के लिए 15 जे यहाँ पर है 8 जे यहाँ पर है तो प्लस 23 जे हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9 के यहाँ पर है और 4 के माइनस तो 9 4 13 के हो जाएगा। यही हो गया ए क्रॉस बी। लिख लीजिए इसे, जरा जल्दी से लिखिए थोड़ा तेजी से। टू आई प्लस 23 जे माइनस 13 के। ये तो आप लिख ही चुके हैं, शार्ट स्क्रीन कर लीजिएगा ताकि कुछ छूट गया हो तो आसानी से लिखिए। दोबारा फिर देखिएगा, न समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। इतने कम समय में पूरा प्रयास है सब कुछ बता दें। अब इससे कम समय में पूरा कैसे पढ़ेंगे? बहुत आराम से खत्म हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है और इतने ही समय में खत्म होगा। हो गया, ये IERT में ही आता है, पॉलिटेक्निक में कम आता है, पहले ही हम बता दे रहे हैं। पॉलिटेक्निक में कभी काल पूछा है, नहीं तो नहीं पूछा है। IERT में अक्सर आता रहता है, इसीलिए थोड़ा इस पर चर्चा कर रहे हैं। हो गया, इसका दूसरा रूप है डिटर्मिनेंट से आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ए क्रॉस बी अगर निकालना है, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो इसके लिए पहले लिखा जाता है ऐसे, आई यहाँ पर जे यहाँ पर के, ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, अब पहला सदिश जो है उसका सब लिख दें। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3, जे का गुणांक है 2, के का गुणांक 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे के लिए यहाँ 2 है, आई का गुणांक 2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -5 ऐसे लिखा जाता है। क्या लिख लेंगे आप? डिटर्मिनेंट सारणिक के माध्यम से। चलिए अब सारणिक कैसे सॉल्व किया जाता है उसको बताते हैं आपको। ये पहले आई यहाँ वाला लिख लेते हैं। जब यहाँ का आई लिखेंगे पहले, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का बनेगा। ये तो 3 क्रॉस 3 का है, यानी 3 कॉलम है और 3 रो है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का, तो अब देखिए इसको जब लेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे और प्लस के बाद माइनस, माइनस का प्लस, ऐसे चलता है। ठीक है, अब देखिए जब इसको लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, बचेगा क्या? 2 4 -3 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 -3 2। ठीक है, अब माइनस चिन्ह आएगा ना यहाँ पे, तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर है क्या? जे, तो जे लिख देंगे। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे। देखिए तो अब ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे, तो बचा क्या? यहाँ 3 यहाँ 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ 4, यहाँ 2 यहाँ -5 2 -5। ठीक है, अब फिर यहाँ के लिखेंगे तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, के लिखेंगे। ये तो आप लिख ही चुके हैं, क्यों? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस के, और इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 3 2 और 2 -3,
चलिए अब गुणा करते हैं, तो इसका पहले गुणा करते हैं, ठीक है। तो आई लिख दें और ब्रैकेट में 2 दूना के 4 और माइनस लिखकर इसका गुणा करते हैं, तो 4 3 12 माइनस 12 आएगा ना इसमें, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या, जे, जे। अब यहां पर देखेंगे कि अच्छा, जब आई के लिए लिखा गया तो जरा देखिए यहाँ 4 -5 है, -5 है, यहाँ -5 है ना, तो -5, तो यहाँ 2 -3 4 -5, तो 2 5 10, यहाँ पर -10 आएगा, ठीक है। और 4 3 12। अब चलिए यहाँ पर देखिए माइनस जे, और यहाँ पर ये 3 5 15, तो -15 और माइनस लिखकर 2 चौके 8 और प्लस यहाँ पर के, और यहाँ पर 3 तिल के 9, तो -9 और ये -4। चलिए अब देखिए ये लिखेंगे आई और -10 + 12 माइनस जे 18 5 23, तो -23 और प्लस के 9 4 13, तो -13। ये देखिए 12 में से 10 जाएगा तो 2, तो 2 आई हो गया, और माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 23 जे हो गया, और ये माइनस में प्लस का गुणा होगा -13 के हो गया। जरा आप देखिए कि यहाँ पर आया है क्या, ये जो आया था 2i, फिर 23 जे, फिर -13 के आ गया, यानी इसके माध्यम से आप आसानी से निकाल लेंगे, इस तरह आप कई बार नहीं जाना पड़ेगा। दोनों ही आसान होता है, कोई ऐसा नहीं है कि कठिन है, परंतु आप किस पर ज्यादा अमल करते हैं वो मायने रखता है। तो कर लीजिए इसके द्वारा। जल्दी से कर लीजिए। हो गया। कर ली। चलिए एक बोल दिया जाए, लिखिए यदि वेक्टर a बराबर 5i - 10j + 3k तथा वेक्टर b बराबर -3i - 5j + 7k, तो a क्रॉस b व b क्रॉस a अलग अलग ज्ञात कीजिए। जल्दी से निकालिए, a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों ही ज्ञात करना है। a क्रॉस b और b क्रॉस a जल्दी से निकालिए। हो गया। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए।
हो गया। चलिए देखिए जरा, ए क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ पर लिख दें आई जे के। ठीक है, आई के लिए यहाँ पर 5 माइनस 10, यहाँ 3, ये -3 -5 और 7। ठीक है, तो अब इसके लिए निकाल दें तो यहाँ पर आई लिखेंगे, तो यहाँ पर -10 3 -5 7, माइनस यहाँ जे लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 3 -3 7, और यहाँ प्लस के लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 -3 और -10 और -5। ठीक है, अब आई और गुणा करते हैं, डायरेक्ट गुणा करें, 10 7 70 -70 और माइनस माइनस प्लस 15 होगा, माइनस जे, तो यहाँ का 7 5 35, माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस 3 तो लेके 9 होगा, प्लस के, तो यहाँ पे 5 5 25 -25 और ये माइनस 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 गुणा प्लस तो माइनस से रह जाएगा, 10 3 30। अब रिजल्ट लिख दिया जाए तो यहाँ पर 70 है, 70 में से 15 जाएगा तो 65 5 जाएगा, 65 55 हो जाएगा, यानी -55 आई, और यहाँ पर 35 और 9 जोड़ दीजिए तो -9 5 14 44 जे, और ये माइनस हो जाएगा, और 25 और 30 55, तो 55 के, तो ये हो गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब चलिए बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए यानी बी को पहले ए को बाद में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई जे के। अच्छा, बी का पहले, तो बी 3 है, -5 है, 7 है, ए है 5 है, 5 है, -3 था यहाँ पे ना, -3, यहाँ 5 है, यहाँ -10 है, यहाँ 3 है, तो अब अगर हम यहाँ लिखें तो आई लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको और इसको छोड़ेंगे तो -5 -10 और 7 और 3 लिखेंगे, और फिर जे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे इसको तो -3 और 5, यहाँ पे 7 और 3। अच्छा, जब के लिखेंगे प्लस के, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको इसको छोड़े तो -3 और 5 -5 और -10। अब आई के लिए लिख दिया जाए तो 5 3 15, -15 और माइनस माइनस प्लस 70। ठीक है, और यहाँ पर जे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जे, तो इस पे हो जाएगा 3 3 लिखे 9, -9 और -35, और प्लस के, तो इसका हो जाएगा 10 3 30, तो -30 और माइनस माइनस प्लस 25। समझिए यहाँ पर कि -3 है, यहाँ -3 5 और -5 -10, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो +30 और +25। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 आई। ठीक है, और माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 35 9 44 जे, और ये हो जाएगा प्लस 25 और 30 55 के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस से माइनस जुड़ा होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर सभी माइनस आए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ पर सभी प्लस आ गए। गुणांक वही है, गुणांक तो बदला नहीं। तो यही तो हमने कहा था कि जब आई क्रॉस जे निकालेंगे तो एक के आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, नहीं उलट जाता है। तो यही हुआ कि ए क्रॉस बी है, और जब बी क्रॉस ए कर दिए तो जो सीधे जा रहा था उल्टा नीचे जाने लगेगा, यही होगा। तो आप केवल चिन्ह बदल दीजिएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। हो गया।
लिख लिए। हो गया। चलिए, ये था सदिशों का गुणनफल। ठीक है, उम्मीद है कि सदिशों का सदिश गुणनफल अथवा सदिशों का अदिश गुणनफल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्यों कर लेंगे ना? सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल A डॉट B और A क्रॉस B समझ में आ गया होगा। A क्रॉस B एक वेक्टर होता है जो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, और A डॉट B अलग होता है। A डॉट B क्या होता है? एकदम अलग होता है। और अदिश के विषय में सदिश का जोड़ना, घटाना, और सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। अब हम लोग पढ़ेंगे गति का समीकरण। गति का समीकरण, तो गति का समीकरण देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक है, और गैलीलियो ने इन तीनों समीकरणों को दिया था। सर्वप्रथम समीकरण गैलीलियो ने ज्ञात किया था, और उसने क्या देखा कि अगर कोई भी पिंड पर अगर हम बल लगाते हैं तो त्वरित होता है, तभी वो गतिमान होता है। ठीक है, इसका मतलब जब किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन होता हो और वह परिवर्तन एक निश्चित दर से होता हो, वह परिवर्तन एक निश्चित दर से होता है, तो उस परिवर्तन का दर ही त्वरण कहलाता है। यानी वेग परिवर्तन का दर त्वरण कहते हैं। जो त्वरण का डिफिनीशन है वो ये है कि वेग परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? त्वरण। तो जब आपको पता है कि वेग क्या है? एक सदिश राशि, चाल की बात नहीं कर रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वेग जो है दिशा, डायरेक्शन दिया होगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, पूरब जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है, तो परिणाम के साथ साथ दिशा भी दिया होता है। परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, तब इसका मतलब है कि वेक्टर है, सदिश है, और उसी पर हमें चर्चा करना है। तो त्वरण वेग क्या है? तो वेग एक ऐसी राशि है जो कि गति को दर्शाता है दिशा के साथ। गति को दर्शाता है दिशा के साथ। ठीक है, अगर किसी पिंड के वेग में, वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। कोई पूछता है वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है। किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है विस्थापन में, इसलिए विस्थापन कहेंगे। तो वेग में विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है। और त्वरण होता है वेग परिवर्तन का दर। यानी इसका मतलब ये है कि पहले v1 चाल था और t समय बाद जो है v2 चाल हो गया। तो जब v2 चाल हो गया t समय बाद, या जो प्रारंभिक चाल होता है पिंड के लिए, प्रारंभिक चाल, इनिशियल वेलोसिटी, तो प्रारंभिक जो चाल होता है, प्रारंभिक चाल या वेग, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, तो अंतिम वेग जो होता है वो v होता है। अंतिम वेग क्या होता है? v होता है। अगर वह जो है a त्वरण से प्रारंभिक वेग u बदलकर v हो जाता है, और कितने समय में? t समय में। तो इसका मतलब ये है कि त्वरण a बराबर लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक
वेग अपान समय, ये होता है क्या? त्वरण। ये क्या होता है? त्वरण। यानी ए बराबर क्या हो गया? अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग क्या है? u, और समय क्या है? t। अब इसका गुणा करते हैं इधर, तो a इंटू टी बराबर v माइनस यू, तो v बराबर हो जाएगा क्या? u प्लस ए टी। v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। ये होता है गति का प्रथम समीकरण। क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। अब देखिए ए टी, दूसरा ये होता है कि जो दूरी होता है वो औसत वेग और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो दूरी मान लेते हैं t समय में अगर हमें विस्थापन ज्ञात करना है, तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय लिखा जाएगा। अब औसत वेग क्या है? तो u प्लस भी अपान 2 इंटू टी। अब यहाँ पर u प्लस भी, अब u तो u ही रह गया और v क्या है? तो v के स्थान पर जो ये निकला यही रख दे, u प्लस ए टी और पूरे का बटा 2 और इंटू क्या हो जाए? t। अब जरा देखिए u और u जुटेगा तो क्या होगा? 2u और प्लस ये क्या है? ए टी अपान 2 और गुणे t है। अब देखिए अलग अलग कर दें तो 2 से, यानी ये हो जाएगा u और प्लस ए टी अपान 2। अब इधर क्या है? t। अब t का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो देखिए ये s का दूसरा, यानी ये गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण है। क्या? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम देखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, वर्ग कर दे दोनों तरफ का। तो अगर हम वर्ग कर देते हैं तो वर्ग करने पर जरा देखें क्या मिलता है। तो इधर हो जाएगा क्या? v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या 2at, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर u स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2a। तो जब 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ut, यहाँ बचेगा ut प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें से कॉमन, इन दोनों में से 2a कॉमन ले लिया। अब देखिए u स्क्वायर प्लस 2a और ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? s। तो यहाँ पर हम लिख दें क्या? s। तो देखिए ये हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है। तो इस तरह हमने गति के 3 समीकरण प्राप्त किया। यही 3 समीकरण है और इन्हीं तीनों समीकरणों पर हमें एनालिसिस करना है। तो जरा जल्दी से लिख लीजिए। यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u हो, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u हो, t समय बाद अंतिम वेग v हो, t समय बाद अंतिम वेग v हो, a त्वरण के कारण, स्मॉल a त्वरण के कारण तो लाइन छोड़ दीजिए, लिखिए त्वरण बराबर, ये पहले लिख लीजिए, त्वरण बराबर, पहले ये लिखिए त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय,
त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, और तब ये लिखिए a बराबर v माइनस यू अपान टी, a बराबर v माइनस यू अपान टी, और तब ये लिखिए गुणा कर दिए at बराबर v माइनस यू या v बराबर u प्लस at। ये गति का प्रथम समीकरण कहलाता है, गति का प्रथम समीकरण कहलाता है, गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। ये जल्दी से लिखिए, गति का प्रथम समीकरण हो गया। चलिए अब लिखिए यहां पर दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय, दूरी या विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय, और औसत वेग u प्लस वी अपान टू गुणे टी, u प्लस वी अपान टू गुणे टी। अब v का मान रख दीजिए u प्लस ए टी, और u तो u है ही, जरा सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, इंटू टी है, जैसे सॉल्व किया गया उस तरह सॉल्व कर लीजिए। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया। अब यहां लिखिए तीसरा कंडीशन, v बराबर u प्लस ए टी, प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी हो गया। लिखिए दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, आज जान जाएंगे। वर्ग कर दे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u8। घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिए कि आप जानते हैं तो समय लॉस हो रहा है, जल्दी से आगे कुछ बता दे, बताएंगे, घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से संबंधित न्यूटन के गति विषयक नियम में भी ऐसे इसी से प्रश्न आते हैं। आगे कुछ दूरी तक आप जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न इसी पर आधारित हैं, इसलिए थोड़ा जान लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2u8, u स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ 2a कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। और फिर ये लिख लीजिए, लिख लिए। अब आपको एक बात, थोड़ा कुछ चीजें समझना पड़ेगा। जब आप इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करते समय पहली बात ध्यान रखिएगा कि जब कहा जाए विरामावस्था, विरामावस्था, विरामावस्था से चलना, अगर कहा जाए चलना प्रारंभ करती है, तो विरामावस्था कहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब है कि u बराबर 0, विरामावस्था का मतलब रुका होगा, ठीक है। और a त्वरण लगाया जाए t समय बाद कितना होगा 4। तो इसके लिए दूसरा कंडीशन, यदि कोई कार मान लीजिए चल रहा है, कार अगर चलाया जा रहा है, कार चालक उसको चला रहा है और अचानक ब्रेक मारता है, या ब्रेक जब वो लगाता है, जैसे ही ब्रेक लगाता है धीरे धीरे वो रुकने लगती है, तो मंदन होता है, त्वरण नहीं कहते। त्वरण तब कहते हैं जब वेग बढ़ता रहे, और जब मंदन होता है तब जब वेग उसका घटे। वेग कब घटेगा? जब हम ब्रेक के द्वारा बल लगाएंगे और धीरे धीरे गाड़ी क्या होगी, रुकेगी, तो मंदन कार्य करता है। तो जब गाड़ी रुके, जब कहा जाए कि किसी वेग से गतिमान है और उस पर बल लगाने से गाड़ी रुकता है, गाड़ी क्या होता है, रोका जाता है, ठीक है। तो गाड़ी जब रोका जाता है, रोका जाए, ठीक है, तो गाड़ी जब रोका जाए तो इसका मतलब इस रुकने के कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी जो है v, अंतिम वेग 0 होगा। अंतिम वेग को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्लियर है? अंतिम वेग 0 कब, जब रुकने के लिए कहेगा तब। तो रुकने के लिए कहेगा तो u अज्ञात है, u ज्ञात करना होगा, u दिया होगा। यहाँ पर जब विरामावस्था से कहेगा तो हमेशा u का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हमने केवल तीनों समीकरणों के विषय में बताया, कल इसी पर एनालिसिस करेंगे।
इसी पर एनालिसिस करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल बताएंगे ताकि हर तरह का न्यूमेरिकल एक एक करा दें, आपको समझ में आ जाए कैसे न्यूमेरिकल आप सोल्यूशन करेंगे यदि परीक्षा में आ जाता है तो। ठीक है, ऊपर से गिराया जाए, नीचे से ऊपर फेंका जाए, इस पर बताएंगे। तो आज हमने आप लोगों को गति का समीकरण बताया, सदिशों का सदिश गुणनफल बताया। ठीक है, अब कल मिलेंगे तो गति के समीकरण पे ही चर्चा करेंगे। उम्मीद रखेंगे कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है। जैसा कि हमने शुरुआती में कहा कि आप पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा, माँ बाप खुश हो जाएंगे। आप प्रयास करिए कि माँ बाप खुश हों और आप आगे निकलें। हम यही चाहते हैं कि आप दिन रात जो है तरक्की करें और आगे ऊंचाइयों को छुएं, और तभी संभव है जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। चाहे जितना भी अच्छा से अच्छा क्लास करवा दिया जाए, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। हमारे पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं। हम केवल यही कह सकते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे उसमें से आएगा, लेकिन तब आएगा ना जब आप पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। हमारे कहने से तो आपको आ नहीं जाएगा। इसलिए हम उम्मीद रखेंगे कि आप पढ़ेंगे। केवल 30-40 दिन जो भी है इसी में आपको पढ़ना है और अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकालना है। आपके परिचित में, दोस्त यार में जितने भी लोग हैं सबसे आप कहिए क्लास करें। रेगुलर बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। इधर कक्षा 11 का भी बैच स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें भी आपको मैसेज पहुंच गया है। तो जितने अधिक से अधिक बच्चों को आप जोड़ सकते हैं जोड़ने का प्रयास करेगा। हम उम्मीद रखते होंगे कि आप जरूर आप किसी से बताएंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।